नमस्कार। आपने देखा होगा कि हर सरकार में ऐसे विवाद उठते रहते हैं कि इसने फलां संस्थान का नाम बदल दिया, पुरस्कारों के नाम बदल दिए गए और अपनी विचारधारा थोपने की कोशिश हर तरफ की जाती है। तमाम सत्ता प्रतिष्ठानों से लेकर तथाकथित स्वायत्त संस्थानों तक में अपने अपने लोगों को किसी न किसी रूप में फिट कर दिए जाने की कवायद भी चलती रहती है। मोदी सरकार में ये काम पूरी योजनाबद्ध तरीके से और बेशर्मी के साथ हो रहा है, ये भी आप लगातार देख ही रहे हैं। अगर आप संघ परिवार से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे हैं या इसकी विचारधारा या फिर मोदी जी की महिमा गाते हैं, तब तो आपकी बल्ले बल्ले है। लेकिन अगर आप निष्पक्ष हैं या फिर कहीं ना कहीं इनकी आलोचना करते हैं, तब तो समझिए कि आप इनके दुश्मन हैं। पिछले दिनों जिस तरह हिंदी संस्थान के पुरस्कारों का भगवाकरण हुआ और सावरकर, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर विजय कुमार मल्होत्रा तक के नाम से पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई, कई नाम बदल दिए गए, तो ये विवाद एक बार फिर और तेज हो गया। साहित्य अकादमी पुरस्कारों में संस्कृति मंत्रालय की दखल और इसमें की गई देरी इससे पहले चर्चा में रही ही, तो आखिर सरकार के निशाने पर पुरस्कार या ये अकादमियां क्यों हैं और क्यों साहित्यकारों में इस पूरी पुरस्कार संस्कृति को लेकर एक विवाद उठा हुआ है, इस बार की अभिव्यक्ति में जानने की कोशिश करते हैं पुरस्कारों के इसी सियासी खेल को। दिल्ली के हिंदी अकादमी पुरस्कारों के नाम बदलने को लेकर जो विवाद मचा है, वह साहित्य में सियासत की दखल की सबसे ताज़ा मिसाल है। दरअसल साहित्य और संस्कृति को जो लोग सियासत से अलग मानते रहे हैं, उनके लिए ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि अगर साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है तो वह यूं ही नहीं है। आज सत्ता ने समाज को जिस दिशा में मोड़ने की कोशिश की है और वैचारिक तौर पर साहित्य और संस्कृति पर जो हमले हो रहे हैं, ये उसका संकेत मात्र है। विचारधारात्मक तौर पर वामपंथ, दक्षिणपंथ और मध्यमार्ग जैसे खांचों में बटी भारत की राजनीति की छाया हमारे साहित्य पर भी साफ नजर आती है। अगर कांग्रेस की सरकारों पर आरोप लगता था कि उसने मध्यमार्ग के नाम पर वामपंथी विचारों या उदारवादी सोच रखने वाले साहित्यकारों या बुद्धिजीवियों को आगे बढ़ाया या उन संस्थानों के प्रमुख पदों पर रखा, तो अब मोदी सरकार दक्षिणपंथ के अपने विचारों को आगे बढ़ाने और साहित्य की दुनिया पर थोपने का काम कर रही है। जिन साहित्यकारों ने मोदी सरकार के खिलाफ कुछ साल पहले तक मुहिम छेड़ रखी थी और आज भी प्रतिरोध का साहित्य जो लोग रच रहे हैं, उनके लिए बेशक पुरस्कारों की ये राजनीति सवाल उठाने के लिए एक मुद्दे की तरह तो है ही। दरअसल हमें ये समझना होगा कि हिंदी संस्थानों और साहित्य अकादमियों की भूमिका भारतीय भाषाओं और साहित्य के संरक्षण, प्रकाशन, अनुवाद और सम्मान की परंपरा को जीवित रखना है। अब ये काम ये संस्थान कितना कर पाते हैं, ये अलग सवाल है। लेकिन ज़्यादातर लोग मानते हैं कि समय के साथ इन संस्थानों में नौकरशाही, राजनीतिक हस्तक्षेप, गुटबाजी और वैचारिक ध्रुवीकरण बढ़ा है, जिससे इनकी विश्वसनीयता पर काफ़ी असर पड़ा है। अगर देखें तो देश की अहम साहित्यिक संस्थाओं में साहित्य अकादमी, केंद्रीय हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, राजस्थान साहित्य अकादमी के साथ साथ पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों की भाषा और साहित्य अकादमियां शामिल हैं। बेशक इन संस्थानों ने भारतीय भाषाओं के हजारों ग्रंथों का प्रकाशन और दुर्लभ साहित्य का संरक्षण किया है। भारतीय भाषाओं के बीच अनुवाद को बढ़ावा देने से लेकर युवा लेखकों को मंच देने का काम भी करती रही हैं। साहित्यिक गोष्ठियों, संगोष्ठियों और शोध की परंपरा को आगे बढ़ाने के साथ साथ देश भर के लेखकों को सम्मानित करने की परंपरा को भी इन्होंने कायम रखा है। 1955 से साहित्य अकादमी 24 भारतीय भाषाओं में हर साल पुरस्कार देती आ रही है। लेकिन पिछले 3 दशकों से इन पुरस्कारों की विश्वसनीयता से लेकर निष्पक्षता तक पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अक्सर इन संस्थानों पर ये आरोप लगते हैं कि यहाँ राजनीतिक विचारधारा के आधार पर नियुक्तियां होती हैं और पुरस्कार चयन में पारदर्शिता नहीं है। साथ ही साहित्य से ज्यादा प्रशासनिक गतिविधियों पर जोर दिया जाता है
और पिछले एक दशक से तो सरकार खुलकर इन संस्थाओं के कामकाज में दखल दे रही है। 2015 में कई लेखकों ने साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने की मुहिम छेड़कर संस्था की स्वायत्तता और भूमिका पर राष्ट्रीय बहस जरूर छेड़ी थी, लेकिन उसके बाद उनकी आवाज थोड़ी थम गई। दूसरी तरफ वामपंथी, दक्षिणपंथी, गांधीवादी, समाजवादी, दलित, स्त्रीवादी और क्षेत्रीय साहित्यिक धाराओं के बीच लंबे समय से यह बहस भी चलती रही है कि किस तरह के साहित्य को श्रेष्ठ माना जाए, किन लेखकों को सम्मान मिले और चयन समितियों की वैचारिक संरचना कैसी हो। दरअसल पुरस्कारों की अपनी सियासत बरसों से चलती आई है और इसे लेकर विवाद भी उठते रहे हैं। सरकारी संस्थाओं के साथ साथ साहित्य संस्कृति की सेवा के नाम पर कई बड़े कॉरपोरेट हाउस से लेकर कई निजी संस्थाएं और मीडिया संस्थान भी अब इसमें कूद पड़े हैं, खासकर तब से जब से यहाँ एक CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की संस्कृति शुरू हुई है। दरअसल ये एक बड़ा खेल है और कंपनियों के टैक्स बचाने का एक जरिया भी, लेकिन इस बहाने इन कंपनियों की तरफ से साहित्य, संस्कृति, स्वास्थ्य, पर्यावरण और शिक्षा के नाम पर कुछ काम तो हो ही रहे हैं। 2014 से CSR की राशि खर्च करने से लेकर इसकी बची हुई राशि सरकार को देने का सख्त कानून बना और उदारीकरण की नीति के तहत इसकी जो शुरुआत हुई उसमें कॉरपोरेट घरानों की भी सामाजिक जिम्मेदारी तय की गई। जिन कंपनियों का सालाना शुद्ध लाभ अगर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है, उनके लिए इसका 2% समाज के हित में खर्च करने की बाध्यता ही CSR है। बेशक हजारों ऐसी कंपनियां हैं जो इस दायरे में आती हैं और कई हजार करोड़ रुपए इस मद में खर्च होते हैं, और जो नहीं होते वो सीधे PM रिलीफ फंड या PM केयर फंड में दिए जाते हैं। वही PM केयर फंड जो कोरोना काल के दौरान मोदी सरकार ने 2020 में बनाई और जिसके खर्च का कोई हिसाब किताब कभी नहीं दिया गया। अगर उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों को देखें तो 2022-23 तक PM रिलीफ फंड में कुल जमा राशि थी 5,956.5 करोड़ रुपए और PM केयर्स फंड में 6,264 करोड़ रुपए। PM रिलीफ फंड नेहरू जी ने 1948 में बनाई थी, जो तब पाकिस्तान से विस्थापित हुए लोगों और प्राकृतिक आपदाओं के शिकार लोगों और राज्यों की मदद के लिए बनाई गई थी। और कोरोना के दौरान मोदी जी ने PM केयर्स फंड बनाई, जिसमें कॉरपोरेट घरानों से लेकर पूंजीपतियों से काफ़ी धनराशि जमा की गई, जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब आप समझिए कि हम पुरस्कारों की राजनीति के बीच PM केयर्स फंड की कहानी आपको क्यों सुना रहे हैं। दरअसल पुरस्कारों की इस संस्कृति का कहीं ना कहीं इससे भी एक रिश्ता तो है ही। अब आप कॉरपोरेट घराने और सरकार के इस खेल को समझिए, जिसके लिए हथियार बनाए जाते हैं कला, साहित्य और संस्कृति से जुड़े लोग। हर साल करोड़ों रुपए पुरस्कारों के नाम पर बांटे जाते हैं। जैसे सबसे बड़ा जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह है 11 लाख रुपए का, जबकि साहित्य अकादमी के जो पुरस्कार हैं वो हैं महज 1-1 लाख और 50-50 हजार रुपए के, लेकिन माने जाते हैं सबसे प्रतिष्ठित। विभिन्न राज्यों के जो साहित्यिक पुरस्कार हैं वो 1 लाख से 8 लाख रुपए तक हैं। और अब हिंदी अकादमी के पुरस्कारों की जो नई संरचना बनाई गई है उसमें सबसे बड़ा जो सम्मान रहा है शलाका सम्मान, उसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय शलाका सम्मान कर दिया गया है और राशि 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान परंपरा सम्मान के नाम से एक नया सम्मान शुरू किया गया है जो 5 लाख का है। वहीं 2-2 लाख के जो सम्मान हैं उनमें सावरकर, रविदास और अहिल्याबाई होलकर के नाम जोड़े गए हैं, जबकि 1-1 लाख के जो 11 पुरस्कार हैं उनमें पंडित मदन मोहन मालवीय से लेकर विजय कुमार मल्होत्रा आदि के नाम जोड़े गए हैं। विवाद पुरस्कारों और उसकी राशि को लेकर नहीं, बल्कि इनमें इन नामों को जोड़ने को लेकर है। भाजपा और संघ परिवार की सरकार से आप इससे ज्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं।
जाहिर है इन पुरस्कारों के चयन को लेकर आपको संदेह करने की ज़रूरत नहीं होगी कि इनमें से किनका रिश्ता संस्कार भारती जैसी संस्थाओं से रहा है, किनका कोई वैचारिक आधार नहीं रहा है और कौन इस सरकार को लेकर उदार नज़रिया रखता है। विवाद ये भी है कि आखिर साहित्यिक पुरस्कारों में राजनीतिक लोगों के नामों की क्या ज़रूरत, लेकिन दक्षिणपंथी तो इन नामों को भी बड़ा साहित्यकार या लेखक मानते ही हैं। इसका आप क्या कर सकते हैं? सरकार इनकी है तो पुरस्कार भी तो इन्हीं के हैं। ऐसे में के बिड़ला फाउंडेशन हो या तमाम औद्योगिक घराने या इफ्को जैसे संस्थान, उनके पुरस्कार और उसकी राशि को लेकर भी कम चर्चा नहीं होती। चाहे वो व्यास सम्मान हो, सरस्वती सम्मान हो, इफ्को सम्मान हो या फिर अब तो जेसीबी जैसी कंपनियों का 25 लाख रुपए का भी सम्मान हो गया है। आप देखेंगे कि तमाम साहित्यकार सरकारी पुरस्कारों से ज्यादा इन पुरस्कारों की अहमियत मानने लगे हैं और उसे पाने की होड़ ज्यादा लगने लगी है। और रही विवाद की बात, तो ये पुरस्कारों और सम्मानों के साथ लगातार जुड़े रहते हैं। ये बात सरकार भी जानती है और साहित्यकार भी। आज आपको एक ऐसे प्रधानमंत्री की कहानी सुनाते हैं जिसने बेशक देश को बदलने के लिए सियासत का रास्ता चुना, लेकिन था वो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन लेखक और कवि, जिसने देश को धर्मनिरपेक्षता से लेकर विकास के कई अहम रास्ते सुझाए और जिसने अयोध्या विवाद को लेकर कई ऐतिहासिक तथ्य के साथ इस पर होने वाली सियासत के कई राज खोले। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीवी नरसिंह राव की, जिनकी लेखनी में वो दम था जो सियासत के कई अहम और सच्चे किस्सों के जरिए साहित्य को एक नई दिशा भी देता था। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसे लेकर बहुत सारी बातें कही जाती रही हैं, जिसे आर्थिक उदारीकरण का सूत्रधार तो माना ही जाता है, एक बेहतरीन प्रशासक और संवेदनशील राजनीतिज्ञ भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शख्सियत यानी पीवी नरसिंह राव की बात जब हम करते हैं तो उन्हें महज एक कांग्रेसी प्रधानमंत्री के तौर पर देखकर क्यों छोड़ देते हैं, जबकि राव साहब अकेले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें 17 भारतीय भाषाएं आती थीं और जिनका साहित्य और संस्कृति की दुनिया में महत्वपूर्ण काम रहा है। वे भारतीय राजनीति के उन अनोखे नेताओं में रहे हैं जिनके भीतर एक गंभीर साहित्यकार, अनुवादक, भाषाविद और चिंतक भी मौजूद था। वे उन गिने चुने प्रधानमंत्रियों में रहे जिनके लिए सत्ता केवल शासन का जरिया नहीं थी, बल्कि भाषा, संस्कृति और ज्ञान की रक्षा का भी मजबूत हथियार थी। वे मानते थे कि राजनीति को दूरदृष्टि साहित्य से मिलती है, क्योंकि साहित्य मनुष्य और समाज की गहरी परतों को समझने की क्षमता विकसित करता है। उनकी राजनीति में जो धैर्य, संयम और जटिल परिस्थितियों में भी शांत रहने की क्षमता दिखाई देती है, उसकी जड़ें उनके गहरे अध्ययन और साहित्यिक संस्कारों में थी। संसद में बोलते समय भी उनकी भाषा में एक लेखक की सटीकता और एक कवि की संवेदनशीलता दिखाई देती थी। Steps have been taken for years and years, and every year we are taking new steps in order to empower women, starting with education, going into property relations, and now starting with the panchayats and other bodies wherein politically their rights have been recognized by giving reservation. बेशक तेलुगु उनकी मातृभाषा थी और दक्षिण भारत से आने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन जहाँ तक भाषा का सवाल है, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, मराठी, तमिल, कन्नड़, बांग्ला, गुजराती, उड़िया, अंग्रेजी, फारसी, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन और अरबी सहित अनेक भाषाओं पर उनकी अच्छी पकड़ थी। अब तक अपने देश में कुछ ही प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिनका लिखा आप पढ़ सकते हैं और वाकई जो खुद पढ़ते थे और लिखते थे। इनमें जवाहरलाल नेहरू का नाम तो सबसे पहले आता ही है। अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, मनमोहन सिंह जैसे लेखक प्रधानमंत्री भी रहे जिनका लिखने पढ़ने से वास्ता रहा, जो पत्रकार भी रहे और कवि, साहित्यकार भी।
वैसे तो नरेंद्र मोदी के नाम से भी कई किताबें आपको मिल जाएंगी, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो बोलते ज़्यादा हैं और उनके बोलने पर लिखने वालों की एक लंबी चौड़ी टीम है। मोदी तो खुद को अटल जी की तरह कवि साबित करने में भी पीछे नहीं है, लेकिन इन तमाम प्रचारों से दूर पीवी नरसिंह राव का लेखन और अनुवाद में उनका बेहतरीन काम हमेशा याद किया जाता है। उपन्यास की तरह जिस तरह उन्होंने अपनी जीवनी द इनसाइडर लिखी, उसमें उनके बचपन के मुश्किल दिनों के साथ साथ आपको पूरा मनोविज्ञान नजर आ जाएगा और सियासत और समाज के अंतर संबंध के साथ साथ इसकी जटिलताएं भी नजर आ जाएंगी। इसकी भाषा अद्भुत है और आपको बांध लेती है। बेशक इसके पात्र काल्पनिक हों, लेकिन घटनाएं और काल वास्तविक हैं। 1998 में आया उनका यह उपन्यास उनके सबसे चर्चित किताबों में है। इसके नायक आनंद की राजनीतिक यात्रा दरअसल आज़ाद भारत की राजनीति के कई दौरों की झलक देती है। उपन्यास में दलगत राजनीति, सत्ता के लिए चलने वाले संघर्ष, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय के कामकाज के तरीके, अवसरवाद, आदर्शवाद और लोकतंत्र की जटिलताओं को बेहद यथार्थवादी तरीके से पेश किया गया है। 28 जून 1921 को तेलंगाना के करीमनगर के एक गांव लकनेपल्ली में जन्मे राव साहब चाहे किसी भी पद पर रहे हों, अपने पुस्तकालय में किताबों के बीच वह कई घंटे रहते, पढ़ते और नोट्स बनाते थे। वह केवल लेखक नहीं, एक बेहतरीन अनुवादक भी थे। तेलुगु के महान साहित्यकार विश्वनाथ सत्यनारायण के कालजयी उपन्यास वेई पदगालू का राव साहब ने हिंदी अनुवाद किया सहस्र फन, जिसे कई महत्वपूर्ण सम्मान भी मिले। उन्होंने मराठी लेखक हरिनारायण आप्टे के मशहूर उपन्यास पनलक्षत कोन घेटो का तेलुगु में भी अनुवाद किया, अबला जीवितम। उन्होंने तेलुगु और हिंदी में कई कहानियां और कविताएं भी लिखी। उनकी कविताओं में राजनीतिक नारों की जगह आत्मचिंतन, प्रेम, अकेलापन, समय और मानवीय संबंधों की सूक्ष्म अनुभूतियां दिखाई देती हैं। अयोध्या को लेकर चलने वाली राजनीति को उन्होंने सबसे करीब से देखा और लगातार उसके नोट्स लेते रहे, चाहे वो बाबरी मस्जिद तोड़े जाने की पूरी पृष्ठभूमि हो, उस दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भूमिका हो और उनका खुद का नजरिया हो। ये आपको उस किताब में मिल जाएगी। उनकी इच्छा थी कि यह किताब उनके निधन के बाद छपे, इसलिए 23 दिसंबर 2004 को जब उनका निधन हुआ, उसके करीब 1.5 साल बाद इसका प्रकाशन हुआ 2006 में। किताब का नाम है अयोध्या, 6 दिसंबर 1992। बेशक नरसिंह राव को भाजपा के लोग अपना मानते रहे हों और बाबरी मस्जिद तोड़े जाने में उनकी मूक सहमति मानते रहे हों और कांग्रेस के लोग भी कहीं न कहीं उस ऐतिहासिक घटना के लिए उन्हें भी बतौर तत्कालीन प्रधानमंत्री जिम्मेदार मानते हों, लेकिन अयोध्या के इस पूरे प्रकरण को राव खुद कैसे देखते रहे, ये आप उनकी इस किताब में पढ़ेंगे तो समझ भी जाएंगे। यहाँ तक कि उनकी ही पार्टी के मणिशंकर अय्यर जैसे नेता कई बार उन पर भाजपा के प्रधानमंत्री होने का भी आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन राव इन सभी विवादों को दरकिनार कर अपना लेखन और सियासत करते रहे। अगर विचारपरक लेखन की बात करें तो नरसिंह राव लगातार गांधीवाद, भारतीय संस्कृति, भाषा और लोकतंत्र के तमाम पहलुओं पर लिखते भी रहे और भाषण भी देते रहे। नरसिंह राव की राजनीति में जो धैर्य और मौन दिखाई देता था, उसकी आलोचना भी हुई, लेकिन साहित्यिक दृष्टि से देखें तो वह एक ऐसे लेखक का मौन था जो फैसला लेने से पहले परिस्थितियों की अनेक परतों को समझना चाहता था। चाहे वो 1991 के आर्थिक संकट के दौरान अल्पमत सरकार चलाना हो या जटिल विदेश नीति के फैसले, राव अक्सर जल्दबाजी के बजाय विचारपूर्ण रणनीति अपनाते थे। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते भी हैं कि ऐसा बेशक उनके पढ़ने लिखने की आदत और साहित्य, इतिहास और मनोविज्ञान में उनकी गहरी दिलचस्पी की वजह से था। बेशक नरसिंह राव को याद करना आज इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर देश, समाज और जनता को समझना हो तो उसके लिए लगातार पढ़ते लिखते रहना ज़रूरी होता है।
अभिव्यक्ति में इस बार के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।